हेलो एवरीवन, आई एम वानी एंड यू आर वाचिंग ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं और ये सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मॉडल्स। इससे पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, यू प्ले फुटबॉल, जिसमें यू सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो जब आप कोई भी सेंटेंस यूज करते हो तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हो, देन वर्ब यूज करते हो, देन ऑब्जेक्ट यूज करते हो। तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। और इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे, ये सेंटेंस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट फॉर्म में है। अगर आप इसे पास्ट में चेंज करते हो तो वर्ब जो होगी वो चेंज हो जाएगी, प्ले का प्लेड हो जाएगा। तो आप वर्ब को यहाँ पर चेंज कर सकते हो सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में चेंज करने के लिए। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है तुम फुटबॉल खेलते हो। नेक्स्ट है मॉडल्स क्या होते हैं। It is a verb that is followed by another verb to indicate the modality of sentence. ये वर्ब है जो दूसरी वर्ब को फॉलो करती है। तो मॉडल्स भी एक वर्ब है जो दूसरी और वर्ब को भी किसी भी सेंटेंस में फॉलो करती है। लेकिन ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है या एक्सप्रेस करती है एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को या ऑब्लिगेशन को। एबिलिटी होती है योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन अनुमति लेना या फिर देना, ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य। तो ये सब कंडीशंस होती है जिसके लिए हम मॉडल्स यूज करते हैं। तो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड हैव, विल, would have, shall, should have, must have, may have, might have, has to, have to, had to, ought to have, dare and need। और जो रेड से हाईलाइटेड है तो ये सब क्या है? ये सब प्रिंसिपल मॉडल्स हैं, मेन मॉडल्स हैं जो यूज करते हैं। तो इसके अलावा जो वाइट से हाईलाइटेड है वो भी मॉडल्स हैं। तो यहाँ पर हम सब मॉडल्स करेंगे, जितने भी मॉडल्स होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर में यूज किए जाते हैं वो सब सीखेंगे। लेकिन जो मेन अगर आप मॉडल्स आपसे कोई पूछते हैं तो जो रेड से हाईलाइटेड है वो सब मेन मॉडल्स हैं। कैन, could, will, would, shall, should, must, may, might, ought to। तो ये 10 मॉडल्स हैं, प्रिंसिपल मॉडल्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर में यूज किए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा could have, would have, should have, must have, may have, might have, ये सब जो हैं, जो रेड जो वाइट से हाईलाइटेड हैं, ये भी मॉडल्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर जो डेयर और नीड है ये सैमी मॉडल्स हैं। ये सैमी मॉडल्स क्यों हैं? इनको हम सैमी मॉडल्स क्यों कहते हैं ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। अब ये सेंटेंस देखिए, तुम फुटबॉल खेलते हो, जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं यू प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेलते हो मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, जो टाइम चल रहा है। खेलते हो तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखी है। तो इस सेंटेंस में यू क्या है? सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो प्ले जो है वो हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। अगर आप प्लेड लिख दोगे तो हमें पास्ट के बारे में बताएगा। मतलब ये मेन वर्ब है जो इंडिकेशन दे रहा है कि टेंस किस वे में यूज हो रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बता रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये मेन वर्ब है। अगर आप मेन वर्ब से पहले
कैन लगा देते हो, यू कैन प्ले फुटबॉल, तो इसका मीनिंग बन जाता है तुम फुटबॉल खेल सकते हो। अब सकते क्या है, सकते हो ये एक एबिलिटी है, योग्यता है, आप में कैपेबिलिटी है कि आप फुटबॉल को खेल सकते हो, और ये प्रेजेंट में बात हो रही है। तो यहाँ पर कैन क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब क्या बता रही है, एबिलिटी, योग्यता के बारे में बता रही है। इसमें आपने ये भी याद रखना है कि जो मॉडल वर्ब है वो मेन वर्ब को फॉलो करती है, वो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड मॉडल वर्ब। अब जैसे हमने पीछे सेंटेंस किया है यू प्ले फुटबॉल, यू कैन प्ले फुटबॉल। अब कैन और प्ले, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, प्ले क्या है, एक वर्ब है। अब हम देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे वर्ब है, तो वर्ब क्या है, verbs refer to action words होते हैं, ये action words होते हैं, that is words that describe actions, कि क्या हो रहा है, खाते हो, पीते हो, खेलते हो, जाते हो, ये सब एक्शन वर्ड्स है, ईट, लिसन, प्ले। और एक्शन वर्ड्स को हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस की फंक्शनैलिटी को बताने के लिए, कि सेंटेंस जो है वो पास्ट के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, या फ्यूचर के बारे में बता रहा है। लेकिन मॉडल वर्ब क्या है, दे आर स्पेसिफिकली यूज्ड टू इंडिकेट द मोडालिटी इन ए टेंस। तो ये टेंस में मोडालिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो मोडालिटी क्या होती है, मोडालिटी होता है एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और परफॉर्मेंस ऑफ वर्ब विद विच इट इज यूज्ड। अब हमें पता है कि जो मॉडल वर्ब है वो मेन वर्ब को फॉलो करती है, वो मेन वर्ब से पहले यूज की जाती है, लेकिन ये मेन वर्ब की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है कि उसमें क्या है, वो योग्यता है या अनुमति के बारे में बात हो रही है या कर्तव्य के बारे में बात हो रही है, तो कुछ कंडीशंस के बारे में बताती है, तो इसे हम मॉडल वर्ब बोलेंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, they help the main verb to describe its action that adds grammatical or functional meaning to the tense in which it is used। auxiliary verb जो होती है वो main verb के साथ use की जाती है और उसकी functionality या grammatical जो meaning है उसके बारे में बताती है। grammatical meaning जा रहा है या जाता है या जाऊंगा, ये सब बताती है। अब जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैव, हैज, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। और जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं जो हम कर चुके हैं वो सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। बट नॉट ऑल द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मॉडल वर्ब्स। जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो मॉडल वर्ब्स नहीं होती। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब मॉडल वर्ब्स नहीं हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। लेकिन इनमें जो कैन, कुड, शैल, शुड, ये मॉडल वर्ब्स भी हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपने याद रखने हैं और कॉमन पॉइंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है why modal verbs are used। तो modal verbs यूज क्यों किए जाते हैं, मॉडल वर्ब्स यूज किए जाते हैं एबिलिटी को बताने के लिए, योग्यता को बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी, संभावना को बताने के लिए, एडवाइस, सलाह देने के लिए, परमिशन, अनुमति लेने या देने के लिए, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य के लिए, कमांड, आदेश के लिए, रिक्वेस्ट, निवेदन के लिए। तो इन सब के लिए हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, ये कंडीशंस हैं।
राइट, योग्यता, संभावना, सलाह, अनुमति, ये सब कंडीशंस हैं जिसमें हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं. हाउ टू यूज इन सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस में किस तरह से यूज किए जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है वो भी देख लेते हैं. अब अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है और नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, तो इन सब में इनकी स्ट्रक्चर क्या है. तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, जो पॉजिटिव मतलब सिंपल होता है, उसमें इसकी जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होगा, देन मॉडल वर्ब जो होती है मेन वर्ब को फॉलो करती है, देन ऑब्जेक्ट. ऐसे ही नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, उसके बाद आप नॉट यूज करोगे, नेगेटिव का मतलब नॉट, नहीं, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में क्या होगा, मॉडल वर्ब पहले आ जाती है. क्या वह जाता होगा, क्या वह जा सकता है, क्या वह जाएगा. तो ये सब जो होती है इसमें क्या की सिचुएशन में मॉडल वर्ब सबसे पहले आ जाती है, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. तो WH अगर फैमिली आती है तो WH फैमिली जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, व्हेन, जिसमें क्वेश्चनिंग होती है, whom, since, when, कब से, for whom, किसके लिए, for what, with whom, how. अब H फैमिली के how, how many, how much. तो ये सब WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं. तो जब ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, क्या, कैसे, क्यों, कब, कितने, राइट, तो इन सब सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, तो वैसे इंटेरोगेटिव वाला होगा. बस इसमें ये है कि जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं वो मॉडल वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं. तो WH फैमिली के वर्ड्स आ जाएगा और उसके बाद मॉडल वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. तो ये सब सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद रखनी होगी. अब आपको पता है कि मॉडल वर्ब जो है वो मेन वर्ब को फॉलो करता है, लेकिन ऐसे मॉडल वर्ब्स जिसमें 2 वर्ड्स हैं, could have, should have, would have, may have, might have, must have, ought to have. अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, तो इन सब सेंटेंस में क्या होगा, मेन वर्ब के जो थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, जो इसके साथ मेन वर्ब अटैच्ड होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी. लेकिन बाकी के जो वर्ड्स हैं, कैन, मस्ट, माइट, मे, शैल, विल, इन सब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है. तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ आ जाएगा. तो आपने ये भी पॉइंट याद रखना है. ये सब बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए. कैन, अब हमारा पहला मॉडल है, मॉडल वर्ब है कैन. कैन का मतलब होता है सकता है. तो कैन किस लिए यूज किया जाता है, कैन यूज किया जाता है एबिलिटी के लिए, योग्यता को बताने के लिए कि तुम यह काम कर सकते हो. परमिशन के लिए, अनुमति, किसी को परमिशन देना, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, राइट. प्रोबेबिलिटी, संभावना कि इससे ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बताना, राइट. रिक्वेस्ट करना किसी से कि मैं ये तुमसे ले सकता हूँ, रिक्वेस्ट करना, तो उसमें कैन का यूज़ किया जाता है. तो सब में क्या आ रहा है, सकता है. अब इसको हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं. अच्छा, आपने ये भी याद रखना है जब आप कैन यूज़ करते हो प्रोबेबिलिटी में, संभावना में कि इससे ये हो सकता है, तो उसमें जो संभावना होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तब आप कैन यूज़ करोगे. क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसे भी मॉडल वर्ब्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो संभावना कितने परसेंट है, ज़्यादा है, कम है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं. लेकिन कैन सबसे फर्स्ट नंबर पे है जिसमें संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तब आप कैन यूज़ करोगे. चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के अकॉर्डिंग समझेंगे, उनकी स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरह से यूज़ किए जाते हैं. तो अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखोगे तब आपको पता है कि सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है. और जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश. अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है, स्पीक जो है वो मेन वर्ब है और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पर देखिए जो कैन है उसके साथ मेन वर्ब
स्पीक यूज़ हो रखी है। अब आपने ये याद रखना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो 2 वर्ड्स की मॉडल वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में हैव आता है, उस सिचुएशन में आप किसी भी सेंटेंस में जब आप वो मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हो तो आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, और बाकी की जितनी भी मॉडल्स हैं उन सब के साथ आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। अब कैन जो है उसके साथ आप स्पीक मेन वर्ब है और इसकी ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी बोल सकता है। अब अगर हम इसे नेगेटिव में चेंज करते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ नॉट यूज हो जाएगा। तो ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चनिंग होगी। जैसे मॉडल वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो इसका है कैन ही स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है। नेक्स्ट है WH फैमिली, तो वो पता है कि सेम इंटेरोगेटिव का यूज़ करना है, बस मॉडल वर्ब से पहले आप WH फैमिली के वर्ड यूज़ करोगे। तो यहाँ पर सेंटेंस है हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी कैसे बोल सकता है। तो यहाँ पर मॉडलिटी क्या हुई, सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो अंग्रेज़ी बोल सकता है, उसकी एबिलिटी है। तो यहाँ पर योग्यता की बात हो रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और भी मोडेलिटी है और भी कंडीशंस हैं जिसमें हम कैन का यूज़ करते हैं, जो हम पहले इसकी बात कर चुके हैं। जैसे परमिशन के लिए, परमिशन अनुमति के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अनुमति जो होगी, परमिशन जो होगी वो इनफॉर्मल होगी। इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को परमिशन दे रहे हैं जो आपके नॉन है, आपसे छोटा है या आपकी फैमिली का कोई है, तो ये सब इनफॉर्मल होते हैं, मतलब इनके साथ फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर्मल क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे बॉस हो तो फॉर्मल में आ जाता है कि थोड़ा सा अच्छे तरह से बात करनी है। तो ये सब वर्ड्स हैं जो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं परमिशन में। जैसे अगर हम कैन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कैन आई प्ले इन प्ले ग्राउंड, इसका मतलब आपने किसी अपने नॉन की जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हो तो उसके साथ बात की है कि क्या मैं प्लेग्राउंड में खेल सकता हूँ, क्या मैं खेल के मैदान में खेल सकता हूँ। तो ये परमिशन है, राइट। अगर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ये जैसे कि हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है कैन की वो सबसे ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में ज़्यादा होती है और इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। और जैसे संभावना के लिए, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी संभावना ज़्यादा है, इसलिए हमने कैन का यूज़ किया है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट के लिए, निवेदन के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट भी इनफॉर्मल होगी, मतलब इसमें भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के साथ जो आपका नोन है, छोटा है, आपका घर की फैमिली का है, उसके साथ आप रिक्वेस्ट में बात कर सकते हो। जैसे कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, मतलब आप किसी बॉस या आपसे जो बड़े लेवल पे है उससे बात नहीं कर रहे हो, राइट। तो ये इनफॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है परमिशन में और रिक्वेस्ट में। तो नेक्स्ट है हमारा मॉडल कुड। कुड पास्ट है कैन का और इसका मीनिंग है सका, वह जा सका, मतलब किसी कंडीशन में हम बता रहे हैं ये सिचुएशन थी इसलिए वह जा सका। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, पास्ट एबिलिटी, योग्यता, पास्ट की कोई योग्यता कि वह यह काम कर सकता था या वह यह काम कर सका। तो यहाँ पे कर सका आएगा, वह यह काम कर सका, तो पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। इसके साथ साथ आप परमिशन के लिए यूज़ करोगे, अनुमति के लिए, राइट। परमिशन प्रेजेंट में होगी, प्रोबेबिलिटी संभावना ये भी प्रेजेंट में होगी, रिक्वेस्ट निवेदन ये भी प्रेजेंट में होगा। तो पास्ट में सिर्फ एबिलिटी में ये यूज़ होता है, तो ये प्रेजेंट में भी यूज़ हो रहा है और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये पास्ट में यूज़ हो रहा है। लेकिन पास्ट में सिर्फ एबिलिटी की कंडीशन में यूज़ हो रहा है, योग्यता की अगर बात कर रहे हो तो ये पास्ट में यूज़ होगा। और यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 90 to 100% होगी। जैसे पास्ट एबिलिटी योग्यता की बात हो रही है तो अफर्मेटिव में यूज़ हो रहा है ही कुड प्ले, वह खेल सका, राइट।
किसी कंडीशन की बात हो रही है, पास्ट में जो उसकी एबिलिटी थी कि ये कारण था जिसकी वजह से वह खेल सका, तो ये अफर्मेटिव है। ऐसे नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, ही कुड नॉट प्ले, वह खेल नहीं सका। इंटेरोगेटिव में कुड ही प्ले, क्या वह खेल सका। WH फैमिली अगर आप देखोगे, हाउ कुड ही प्ले, वह कैसे खेल सका, तो ये WH फैमिली है। ऐसे ही अगर हम दूसरी मोडेलिटी देखते हैं, अब हमने पास्ट एबिलिटी के बारे में बात की, अब ऐसी मोडेलिटी जिसमें ये प्रेजेंट में मतलब यूज़ किया जाता है, जैसे परमिशन लेना, अनुमति लेना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मल, मतलब आप किसी बॉस के साथ बात कर रहे हो जो आपसे थोड़े बड़े हैं, या आपसे बड़ी उम्र का कोई है जिससे आप बात कर रहे हो, अपने पापा, अपने मम्मा, मतलब जो आपसे बड़े हैं उनसे बात कर रहे हो। अगर आपने उनसे परमिशन लेनी है तो आप किस तरह से बात करोगे, कुड आई यूज़ योर पेन, तो ये यूज़ किया जाता है, क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी, संभावना, एक्सट्रीम रेन कैन कॉज द रिवर्स टू फ्लड सिटी, तो अत्यधिक बारिश से नदियों की बाढ़ शहर में आ सकती है, तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैन और कुड का हम यूज़ सेम कर सकते हैं, कैन भी यूज़ कर सकते हैं और कुड भी यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, निवेदन, लेकिन पोलाइट, अगर आप बहुत पोलाइट वे में बोलते हो किसी को तो आप कुड यूज़ करोगे, जैसे कुड यू लेंड मी दिस नोटबुक। अब यहाँ पर देखिए, क्या आप मुझे यह पुस्तक दे सकते हैं, तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, तो इसलिए हम कुड यूज़ करेंगे। तो कुड जो है वो पोलाइट वे में यूज़ किया जाता है। सो ऐसे ही नेक्स्ट है कुड हैव, जो कि पास्ट है और इसका मीनिंग होता है पास हो सकती थी या सकता था, या किसी चीज़ का पास में होना लेकिन पास्ट की बात होना, राइट। ऐसे सकता था, वह जा सकता था, ये सब पास्ट की बात होना। अब यूज्ड किस लिए किया जाता है, सिर्फ ये पास्ट एबिलिटी की बात को करने के लिए यूज़ किया जाता है, पास्ट की किसी योग्यता, अतीत की योग्यता के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके सेंटेंसेस हैं, जैसे हम किसी चीज़ का पास में होना, कि उसके पास यह हो सकता था, तो उसके लिए भी हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव में, जैसे दे कुड हैव बुक्स, उनके पास किताबें हो सकती थी। तो किसी चीज़ का पास होना, मतलब आपके पास कोई चीज़ होना लेकिन पास्ट में बात हो रही है, लेकिन हुई नहीं होती एक्चुअल में वो चीज़ नहीं हुई होती, लेकिन इमेजिनेशन की जा रही है कि तुम्हारे पास यह हो सकता था, तो उस केस में हम कुड हैव यूज़ करेंगे। अब जैसे नेगेटिव में क्या है, दे कुड नॉट हैव बुक्स। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कुड हैव क्या है, 2 वर्ड्स हैं। अब कुड हैव जब यूज़ हो रहा हो तो उसमें क्या होता है, 2 वर्ड्स जो होते हैं तो वो अलग, मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं अगर आप नॉट यूज़ करोगे। और इंटेरोगेटिव में भी आपको मैं बताऊंगी किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। अब जैसे नॉट यूज़ करोगे तो कुड और हैव ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और नॉट इनके सेंटर में आ जाएगा। दे कुड नॉट हैव बुक्स, अब यहाँ पर उनके पास किताबें नहीं हो सकती थी, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कुड हैव है तो उसका मतलब ये नहीं कि बुक का मतलब सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बुक की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड नहीं है। बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई मेन वर्ब यूज़ नहीं हो रखी है। ये सिर्फ बता रहा है आपके पास पोजेशन, जो कि पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में आपके पास ये चीज़ हो सकती थी, लेकिन कोई कार्य की बात नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर बुक्स यूज़ हो रखा है। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चनिंग होती है। जैसे कुड और हैव मैंने बोला है, नॉट के केस में वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो 2 जो वर्ड्स हैं उनके बीच में नॉट आ जाएगा। अब ये 2 वर्ड्स फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ये किसके बीच में, इसके बीच में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, तो इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, तो कुड सबसे पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव। कुड दे हैव बुक्स, क्या उनके पास किताबें हो सकती थी। WH फैमिली, WH फैमिली में क्या होगा, जो कुड से पहले वाई यूज़ कर रहे हैं हम, वाई कुड दे हैव बुक्स, उनके पास किताबें
क्यों हो सकती थी? तो ये कंडीशंस हैं कि किसी कंडीशन में उनके पास ये चीज़ हो सकती थी लेकिन एक्चुअल में नहीं थी। तो नेक्स्ट है मोडालिटी, जैसे पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, योग्यता, सकता था। अब जैसे अफर्मेटिव में ही कुड हैव वन द रेस, वह दौड़ जीत सकता था। अब यहाँ पे देखिए एक्शन वर्ब, मेन वर्ब यूज हो रखी है और यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे कुड हैव है तो हैव के साथ हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म लगती है, तो कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो रखी है। और ऐसे ही अगर नेगेटिव यू बनाते हो तो नेगेटिव में क्या होगा, कुड नॉट हैव वन द रेस, वह दौड़ नहीं जीत सकता था। तो ये पास्ट की बात हो रही है, इमेजिन किया जा रहा है कि किसी कंडीशन में अगर ये होता तो वो ये नहीं कर सकता था। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, कुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हैव के बाद मेन वर्ब द रेस, राइट। क्या वह दौड़ जीत सकता था। अब ऐसे ही WH फैमिली जो है तो यहाँ पर कुड हैव को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो कुड हैव के बीच में क्या आ जाएगा, ही, और हैव के बाद आप मेन वर्ब यूज करोगे। जो लास्ट का जो वर्ड होता है मॉडल वर्ब का, जो अगर 2 वर्ड्स हों तो लास्ट के वर्ड के साथ मेन वर्ब यूज होती है। तो हैव वन द रेस, तो हाउ यूज हो रखा है, वह दौड़ कैसे जीत सकता था। तो ये सब यूज़ किए जाते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए। तो ऐसे ही हमारी नेक्स्ट है मॉडल वर्ब विल, जो कि फ्यूचर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे गाएगी, वह जाएगा, खाएगा, पिएगा, राइट। तो यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन, मतलब भविष्यवाणी कि वह जाएगा, वह खाएगा, तो फ्यूचर के प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं अफर्मेटिव जैसे हो तो ही विल प्ले, वह खेलेगा, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है। नेगेटिव में ही विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगा। इंटेरोगेटिव में विल ही प्ले, अब विल पहले आ गया है, क्या वह खेलेगा। WH फैमिली, हाउ विल ही प्ले, वह कैसे खेलेगा। तो ये सब प्रेडिक्शंस हैं फ्यूचर की, तो वहाँ पे विल यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत सिंपल है। और नॉट आपने याद रखना है कि जो जनरली क्या होता है, जो विल होता है इज यूज्ड विद सेकंड और थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन यू होता है, ही, शी, इट और दे के साथ। जो ही, शी, इट, दे है वो थर्ड पर्सन है, तो इन सब के साथ विल का यूज़ किया जाता है। और आई और वी के साथ आप शेल यूज़ करोगे, वो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है वुड, जो पास्ट है विल का। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें वुड यूज़ किया जाता है, तो वुड यूज़ किया जाता है जैसे किसी भी सेंटेंस में आप बोलते हो वह जाता था, वह गाती थी, वह खेलते थे, मतलब पास्ट हैबिट की बात हो रही है। तो इसमें ये पास्ट में सिर्फ हैबिट में यूज़ किया जाता है। जैसे पास्ट हैबिट या पुरानी आदत को बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, जो कि हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटी भी प्रेजेंट में, संभावना प्रेजेंट में हम बता रहे हैं कि ये हो सकेगा। चॉइस, चुनाव के लिए हम प्रेजेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़र के लिए भी हम प्रेजेंट में अगर कोई बात कर रहे हो ऑफ़र की, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं प्रस्ताव के लिए। और इसके अलावा विश, इच्छा के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें आपको वुड के साथ लाइक टू का यूज़ करना पड़ेगा इच्छा को बताने के लिए। और इसके साथ साथ हम इसको यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं, जैसे किसी थर्ड पर्सन को हम किसी की बात बताते हैं, उसमें हम वुड का यूज़ करते हैं। उस केस में विल का वुड हो जाता है। तो ये हम आगे एग्जाम्पल्स में समझते हैं। तो ऐसे जो मोडालिटी है जिसमें हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, पुरानी आदत की बात कर रहे हैं, तो इसमें अफर्मेटिव जो सेंटेंस है तो उस केस में ही वुड गो टू स्कूल डेली, वह रोज़ाना स्कूल जाता था, राइट। तो यहाँ पर वुड यूज़ हो रखा है और मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रखी है। ऐसे ही नेगेटिव में क्या होगा, ही वुड नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल नहीं जाता था।
इंटेरोगेटिव ये पास्ट हैबिट है, जो पास्ट हैबिट की बात हो रही है कि वह स्कूल नहीं जाता था, वह खेलता नहीं था, तो पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। वुड ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज़ाना स्कूल जाता था? अगर WH फैमिली है जो वो सबसे पहले लग जाएगी। हाउ वुड ही गो टू स्कूल डेली, तो वह रोज़ाना स्कूल कैसे जाता था। तो ये सब पास्ट हैबिट, आपकी पुरानी आदत के बारे में बात करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप प्रेजेंट में रिक्वेस्ट कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में, संभावना, लेकिन श्योरिटी ज़्यादा ना हो। संभावना के बारे में बात हो रही हो लेकिन आप श्योर नहीं हो उस चीज़ के बारे में, तब आप वुड का यूज़ करोगे। क्योंकि पॉसिबिलिटी में हम कैन का भी यूज़ कर रहे थे और उसमें संभावना ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर संभावना कम है। तो आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, मतलब श्योर नहीं है कि जाएगा ही या नहीं जाएगा। आप ऐसे ही चॉइस करते हो, अगर आप चुनाव करते हो। व्हाट वुड यू चूज़, तुम क्या चुनोगे, तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। ऑफर के लिए, प्रस्ताव के लिए किसी को, वुड यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, यहाँ पर भी हम वुड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब प्रेजेंट में बातें हैं, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, चॉइस और ऑफर। पॉसिबिलिटी में श्योरिटी नहीं होती, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है विश, जिसमें इच्छा बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम वुड लाइक टू यूज़ करेंगे। आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, तब हम वुड के साथ लाइक टू यूज़ करेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि अगर आपने किसी से कोई बात कही है, वो आपकी बात किसी थर्ड पर्सन से कर रहा है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा या बोला, दैट शी वुड फिनिश दिस वर्क, कि वह यह काम पूरा कर लेगी। तब यहाँ पर देखिए टोल्ड, टू वर्ब्स, टू मेन वर्ब्स यूज हो रखी हैं, टोल्ड और फिनिश। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो है वर्ब वो पास्ट में है और सेकंड में हमने वुड का यूज़ कर रखा है, इसीलिए हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है। यहाँ पर विल ही वुड में चेंज हो गया है, तो इसका मीनिंग है उसने मुझसे कहा कि वह यह काम पूरा कर लेगी। हम अपने आगे आने वाली वीडियो में अच्छी तरह से ये लेसन कंप्लीट करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि वुड को हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपने ये भी याद रखना है कि वी कैन ऑल्सो यूज अनदर मॉडल वर्ब। एक और ऐसी मॉडल वर्ब है, वो है यूज टू, जो कि यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ वुड, वुड की जगह इन पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के केस में जैसे ही वुड गो टू स्कूल डेली, अब ये था, तो आप यहाँ पर पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू भी यूज कर सकते हो। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, वह रोज़ाना स्कूल जाता था। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप वुड यूज़ करोगे या यूज टू यूज़ करोगे, तो दोनों का मतलब एक होता है। नेक्स्ट है वुड हैव। तो वुड हैव कहाँ यूज़ किया जाता है? एक तो पोजेशन होना, पास होता, लेकिन पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में किसी चीज़ का पोजेशन होना, मतलब कोई चीज़ आपके पास होना, राइट, वह पास होता। तो इमेजिन किया जा रहा है जो एक्चुअल में नहीं होता है, और ऐसे चुका होता, वह काम कर चुका होता। तो यहाँ पर हम वुड हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे पोजेशन के बारे में कि ये आपके पास होता, लेकिन पास्ट में। अब जैसे अफर्मेटिव जो सेंटेंस है तो उसमें किस तरह से यूज़ किया जाता है? दे वुड हैव बुक्स। तो यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं यूज़ की जा रही है, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट है और वुड हैव है। तो दे वुड हैव बुक्स, उनके पास किताबें होती। तो किसी कंडीशंस की बात हो रही है कि उसके पास मतलब कुछ किसी वजह से
उसके पास अगर ऐसा होता तो ये किताबें उसके पास होती। तो ये पास्ट की बात हो रही है। ऐसे ही नेक्स्ट है नेगेटिव केस में आप वुड हैव, अब 2 वर्ड्स है, इन दोनों के बीच में आप नॉट यूज़ कर लोगे। दे वुड नॉट हैव बुक्स, उनके पास किताबें नहीं होती। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वुड सबसे पहले आ जाएगा और वुड हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। वुड दे हैव बुक्स, क्या उनके पास किताबें होती। WH फैमिली में क्या होता है, वाई वुड दे हैव बुक्स, उनके पास किताबें क्यों होती। तो यहाँ पर वाई जो है वो वुड से पहले यूज़ हो रखा है। तो ये पास होना, पोजेशन के बारे में, लेकिन पास्ट के उसके बारे में हो रही है बात। तो यहाँ पर हम वुड हैव का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही चुका होता, कोई काम कर चुका होता, उसमें उस केस में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है यहाँ पर देखिए, दे वुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब यूज़ हो रही है। तो मेन वर्ब में वुड हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, नॉट सेकेंड, थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। तो दे वुड हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया होता, राइट। नेक्स्ट है नेगेटिव के लिए, दे वुड नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म नहीं किया होता। तो यहाँ पे वुड हैव के बीच में आप नॉट यूज़ करोगे। इसमें एक कंडीशन होती है, जो पास्ट में कोई कंडीशन थी जिस वजह से ये काम नहीं हुआ या हुआ, राइट। तो उस केस में हम वुड हैव यूज़ करते हैं। ऐसे ही इंटेरोगेटिव है जिसमें वुड हैव के बीच में सब्जेक्ट यूज़ होगा। वुड दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया होता। नेक्स्ट है WH फैमिली, वाई वुड दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम क्यों पूरा किया होता। तो ये सब है यूज़ ऑफ वुड हैव इन केस ऑफ चुका होता। नेक्स्ट है शेल, जो कि फ्यूचर के बारे में बताती है। गा गे गी आता है सेंटेंस में। तो शेल का यूज़ हम प्रेडिक्शन के लिए करते हैं। और एफर्मेटिव में किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे आई के साथ हम शेल यूज़ करेंगे और वी के साथ शेल यूज़ करेंगे। आई शेल प्ले, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शेल का यूज़ करेंगे। तो मैं खेलूँगा, नेगेटिव में आई शेल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूँगा। इंटेरोगेटिव में शेल आई प्ले, क्या मैं खेलूँगा। WH फैमिली में क्या करोगे आप, हाउ आगे लिख दोगे, हाउ वाई कुछ भी लिख सकते हो। हाउ शैल आई प्ले, मैं कैसे खेलूँगा। तो ये सब है फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए। तो यहाँ पर सेम विल की तरह ही आप सेंटेंस यूज़ करोगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली में। लेकिन इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शैल इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। नेक्स्ट है विल और शैल के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं एज ए मॉडल वर्ब। जब ये यूज़ किए जाते हैं वो रूल्स क्या हैं ये आपको याद रखने हैं। विल और शैल जब आप कोई नॉर्मल प्रेडिक्शन करते हो, नॉर्मल बात करते हो कि वह जाएगा, वह खेलेगा, हम ये करेंगे, तो उस केस में हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। और स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन कि वह खेलेगा ही, वो मतलब आपको पता है कि वो ये काम करेगा ही, मतलब आपकी प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस केस में हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आपकी नॉर्मल प्रेडिक्शन है कि आप नॉर्मल बोल रहे हो कि वह खेलेगा, वो जाएगा, वो ये करेगा, तो जनरली विल इज़ यूज्ड विद सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे के साथ यूज़ किया जाता है। और शैल का यूज़ किया जाता है फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। लेकिन अगर प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। विल जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होगा और शैल जो होता है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन में इनका यूज़ जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में बिल्कुल इंटरचेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन जो होती है वो क्या होती है, जैसे आप कमांड दे रहे हो किसी को या कोई एडवाइस दे रहे हो, प्रॉमिस करना, थ्रेट
के लिए, डिसीजन के लिए, उन सब में हम विल किसके फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करोगे और शैल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करोगे। नॉर्मल प्रेडिक्शन जो होती है वो क्वेश्चनिंग के लिए होती है, जैसे ऑफर करना, किसी को कोई चीज़ देना, राइट, रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए, या फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में कोई नॉर्मल बात करनी, तो वहाँ पर हम विल जो है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करेंगे और शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है। जैसे हम अगर कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, द स्टूडेंट्स शैल, तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, मतलब स्ट्रॉन्ग हमारी जो है प्रेडिक्शन है, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स के साथ शैल का यूज़ करेंगे। फिनिश देयर टास्क, छात्र अपना कार्य पूरा करेंगे, तो बिल्कुल इंटरचेंज हो जाएगा। डिसीजन में क्या हो जाएगा, आई के साथ हम शैल यूज़ नहीं करेंगे, विल करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है। आई विल कॉल अ टैक्सी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक टैक्सी बुलाऊंगा। प्रॉमिस के लिए, वचन के लिए, जैसे वी विल, अब शैल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी विल मेक द डिशेस फॉर यू, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपने बनानी ही है डिशेस, तो हम आपके लिए व्यंजन बनाएंगे। ऐसे ही थ्रेट के लिए, धमकी के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी धमकी कि आप भी करोगे ही। आई विल पनिश यू इफ़ यू डू दिस, ऐसा करने पर मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है आपकी। तो यहाँ पर किस तरह से हम विल और शैल किसके साथ यूज़ करेंगे, तो ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग के लिए, जो कि नॉर्मल प्रेडिक्शन के लिए होता है। तो नॉर्मल प्रेडिक्शन के लिए जैसे हमें पता ही है, ऑफर प्रस्ताव के लिए शैल आई गेट यू कॉफ़ी, तो यहाँ पर आई के साथ शैल यूज़ कर रखा है, क्वेश्चनिंग हो रही है इसलिए शैल आगे है। क्या मैं तुम्हें कॉफ़ी लाऊं, रिक्वेस्ट के लिए, निवेदन के लिए, विल यू गेट मी कॉफ़ी, क्या तुम मुझे कॉफ़ी पिलाओगे। सजेशन के लिए, सुझाव के लिए, शैल वी अरेंज अ पार्टी टुनाइट, क्या आज रात एक पार्टी की व्यवस्था करेंगे, क्या हम आज रात एक पार्टी की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पर वी के साथ शैल, लेकिन क्वेश्चनिंग के लिए शैल आगे है। तो इस तरह से हम नॉर्मल प्रेडिक्शन के लिए इसका किस तरह से यूज़ करते हैं वो ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारी मॉडल वर्ब है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, तो शुड का हम यूज़ किस तरह से करते हैं एफर्मेटिव में, जैसे दे शुड डू वर्क, उन्हें काम करना चाहिए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है। नेगेटिव, दे शुड नॉट डू वर्क, उन्हें काम नहीं करना चाहिए। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि शुड है अकेला। इंटेरोगेटिव में शुड दे डू वर्क, क्या उन्हें काम करना चाहिए। WH फैमिली में वर्ड WH वर्ड जो है वो आगे लग जाएगा। वाई शुड दे डू वर्क, उन्हें काम क्यों करना चाहिए। तो ये सब है यूज़ ऑफ शुड। अब है नेक्स्ट है शुड हैव, जिसका मतलब होता है पास होना चाहिए या चाहिए था। जैसे पास होना चाहिए, अब अफर्मेटिव में किस तरह से यूज़ करेंगे, दे शुड हैव बुक्स, उनके पास किताबें होनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ की पोजेशन होना, उसमें हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। नेगेटिव के लिए दे शुड नॉट हैव बुक्स, उनके पास किताबें नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए शुड हैव के बीच में नॉट है। इंटेरोगेटिव में शुड हैव के बीच में सब्जेक्ट है। शुड दे हैव बुक्स, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो क्या उनके पास किताबें होनी चाहिए। WH फैमिली, वाई शुड दे हैव बुक्स, उनके पास किताबें क्यों होनी चाहिए। तो ये था यूज़ ऑफ शुड हैव इन केस ऑफ पोजेशन। अब है चाहिए था। अब चाहिए था के लिए मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो दे शुड हैव फिनिश देयर वर्क। अब यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रखी है, उन्हें अपना काम ख़त्म करना चाहिए था। नेगेटिव, दे शुड नॉट हैव फिनिश देयर वर्क। अब यहाँ पर शुड हैव के बीच में नॉट आ जाता है, उन्हें अपना काम ख़त्म नहीं करना चाहिए था। इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि शुड सबसे पहले आ जाएगा, शुड दे हैव फिनिश देयर वर्क,
क्या उन्हें अपना काम ख़त्म करना चाहिए था? WH फैमिली, वैसे ही ये पहले आ जाएगा वर्ड. Why should they have finished their work? उन्हें अपना काम ख़त्म क्यों करना चाहिए था? तो ये सब है यूज़ ऑफ शुड हैव. चाहिए था की तरह किस तरह से यूज़ किया जाता है. अब है मस्ट. मस्ट का मतलब चाहिए ही होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी आपने बोलना है कि तुम्हें ये ज़रूर करना ही चाहिए, तो उस केस में हम मस्ट यूज़ करेंगे. तो सेम वैसे ही यूज़ किया जाता है शुड की तरह. तो लेकिन ज़रूरी अगर हो, बहुत ज़रूरी, तो ही चाहिए. जैसे एफर्मेटिव में दे मस्ट डू वर्क, उन्हें काम करना ही चाहिए, मतलब आप बहुत ज़रूरी बता रहे हो कि उन्हें ये काम करना ही चाहिए, उस केस में हम मस्ट यूज़ करते हैं. और नेगेटिव के लिए दे मस्ट नॉट डू वर्क, उन्हें काम नहीं करना चाहिए. तो मतलब ये नहीं है कि ज़रूर लिखना यहाँ पे ज़रूरी है. मतलब मस्ट उस केस में यूज़ किया जाता है जब आप उसको बहुत ज़रूरी बता रहे हो कि तुम्हें यह काम करना ही चाहिए, तो उस केस में हम मस्ट यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे मस्ट के बाद नॉट यूज़ हो रहा है. इंटेरोगेटिव में मस्ट दे डू वर्क, क्या उन्हें काम करना चाहिए. और WH फैमिली में वाई मस्ट दे डू वर्क, उन्हें काम क्यों करना चाहिए. नेक्स्ट है मस्ट हैव, ज़रूर चाहिए था, मतलब अब पास्ट की बात हो रही है लेकिन बहुत ज़रूरी में चाहिए. अब जैसे अब आप कोई बात बता रहे हो कि ज़रूर करना ही चाहिए था, तो उस केस में हम मस्ट हैव यूज़ करेंगे, जिसमें हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हें यह पास्ट में करना ही चाहिए था. अब जैसे अफर्मेटिव जो है, इस केस में दे मस्ट हैव डन वर्क. अब यहाँ पर मेन वर्ब यूज़ हो रही है, तो हैव के मस्ट हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. तो दे मस्ट हैव डन वर्क, उन्हें काम करना चाहिए था. ऐसे ही नेगेटिव में क्या होगा, मस्ट हैव के बीच में नॉट आ जाएगा. दे मस्ट नॉट हैव डन वर्क, उन्हें काम नहीं करना चाहिए था. ऐसे ही इंटेरोगेटिव में मस्ट दे हैव डन वर्क, मस्ट हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या उन्हें काम करना चाहिए था. अब WH फैमिली में क्या होगा, वाई मस्ट दे हैव डन वर्क, तो मस्ट और हैव के बीच में दे आ जाएगा और वाई सबसे पहले आ जाएगा, उन्हें काम क्यों करना चाहिए था. तो ये था कि वो चीज़ जो उन्हें पास्ट में करनी ही चाहिए थी, उस केस में हम मस्ट हैव का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है मे, जिसका मतलब है सकता है. ये मंथ नहीं है, ये इसका मीनिंग है सकता है. तो ये यूज़ किया जाता है. अब ये कैन का मतलब भी यही होता है, सकता है, लेकिन मे और कैन किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, किस कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं, मोडेलिटी क्या है वो हम देखते हैं. कि मे जो है वो यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी, संभावना, जब किसी चीज़ की संभावना आप बता रहे हो कि यह हो सकता है. परमिशन, अनुमति के लिए. विश, इच्छा के लिए. ये तीन चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं जिनमें हम मे का यूज़ करते हैं. अब एग्जांपल्स देखते हैं. मोडेलिटी सबसे पहले है पॉसिबिलिटी, संभावना, लेकिन संभावना कैन से थोड़ी कम, मतलब 50%, मतलब आप ज़्यादा श्योर नहीं हो, 50-50 हो, तो उस केस में हम मे का यूज़ करेंगे. जैसे ही मे कम होम, वह घर आ सकता है, तो इसकी कैन से कम संभावना होगी. परमिशन, अनुमति के लिए, लेकिन फॉर्मल, मतलब आप किसी एल्डर के साथ बात कर रहे हो, अपने बॉस के साथ बात कर रहे हो, तो उस केस में हम मे का यूज़ करेंगे. जैसे मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ. ऐसे ही यू मे गो नाउ, अनुमति लेना और देना. अब देने के लिए अब तुम जा सकते हो. तो विश के लिए, इच्छा के लिए, जैसे मे गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसे आशीर्वाद दे. तो मतलब विश के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. अब ऐसे ही मे हैव का मतलब होता है हो सकता है, मतलब पास्ट इमेजिनेशन, कि पास्ट में ये हो सकता है, तो उस केस में हम मे हैव का यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में. जैसे और 50% हो, जैसे
अतीत की संभावना, तो एफर्मेटिव में किस तरह से यूज़ किया जाता है, ही मे हैव वन द रेस, हो सकता है उसने दौड़ जीत ली हो, मतलब सकता है, तो हो सकता है उसने दौड़ जीत ली हो, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में हम मे हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन 50% हो। ऐसे ही नेगेटिव में मे हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, हो सकता है कि वह रेस नहीं जीत पाए, मतलब हो सकता है, आप इमेजिन कर रहे हो। इंटेरोगेटिव में मे ही हैव वन द रेस, क्या उसने दौड़ जीत ली है। WH फैमिली में क्या होगा, हाउ मे ही हैव वन द रेस, वह दौड़ कैसे जीत सकता है। तो इस केस में हम अतीत की संभावना के बारे में, कि अतीत में शायद आप इमेजिन कर रहे हो कि ये हो सकता है, तो इस केस में हम मे हैव का यूज़ करेंगे। ऐसे ही माइट है जिसका मीनिंग होता है सकता है, तो सेम वैसे ही कैन, मे, माइट, इन तीनों का मीनिंग होता है सकता है। अब जैसे ये भी संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन माइट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो मे से भी कम होती है, बहुत ही कम, मतलब 15 to 20%। उस केस में आप मतलब आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, तो 15 to 20% मतलब आप पॉसिबिलिटी है, उस केस में आप माइट यूज़ करोगे। जैसे पॉसिबिलिटी के लिए जो 15 to 20% है, ही माइट कम होम, वह घर आ सकता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जिसमें 2 पर्सन्स बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहा है किसी के बारे में। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जिसमें एक पर्सन जो है वो किसी से बात करके उसी पर्सन की बात को थर्ड पर्सन के पास बता रहा हो। इनडायरेक्ट मतलब किसी दूसरे के पास अपनी किसी सुनी हुई बात को बता देना, तो उसमें क्या होता है, हम मे को माइट में चेंज कर देते हैं। जैसे दे सैड दैट ही माइट गो टू चंडीगढ़, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है से की, ठीक है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर दूसरी मेन वर्ब है जिसमें माइट यूज़ हो रखा है, मे माइट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रखी है, और इसका मतलब है उन्होंने कहा कि वह चंडीगढ़ जा सकता है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ हो रहा है। ऐसे ही माइट हैव है जिसका मतलब है सकता था, मतलब पास्ट पॉसिबिलिटी, अतीत की संभावना, कि वह, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं अतीत के बारे में, कि वह वहाँ जा सकता था, तो उस केस में हम माइट हैव यूज़ करेंगे। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, 15 to 20%। अब जैसे अफर्मेटिव में किस तरह से यूज़ करेंगे, ही माइट हैव वन द रेस। अब यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की, वह रेस जीत सकता था। ऐसे ही he might not have won the race, वह रेस नहीं जीत सकता था। might have के बीच में not आ जाता है। इंटेरोगेटिव में might he have won the race, क्या वह रेस जीत सकता था, might have के बीच में ही आ जाएगा। WH फैमिली में how might he have won the race, वह रेस कैसे जीत सकता था। तो ये है यूज़ ऑफ माइट हैव, जो कि पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। अब पॉसिबिलिटी देखिए, मे और मे हैव, माइट और माइट हैव, कैन की तो होती ही है सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी। मे और माइट में क्या है, मे और मे हैव की 50% पॉसिबिलिटी होती है, मतलब 50-50, और माइट हैव को अगर मे हैव से कंपेयर करें तो उसकी उससे कम होती है, मतलब 15 to 20%। तो ये आपने याद रखना है। और अब नेक्स्ट है हैज़ टू और हैव टू। हम दोनों ही करते हैं कि हैज़ टू और हैव टू, इन दोनों का मीनिंग होता है करना है, तुम्हें यह काम करना है, तो उसमें हम हैज़ टू या हैव टू यूज़ करते हैं। और आई और वी के साथ हम हैव टू यूज़ करते हैं, और बाकी सब के साथ हम हैज़ टू यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हैज़ टू है, तो अफर्मेटिव में किस तरह से यूज़ किया जाता है, ही हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना है, मतलब उसे यह कार्य करना है।
उसे जाना है, पीना है, करना है, सोना है, तो उन सब के लिए हम हैज़ टू यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हैज़ टू 2 वर्ड्स हैं, मॉडल वर्ब के 2 वर्ड्स हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो वर्ड्स, वो मॉडल वर्ब जिसमें 2 वर्ड्स हों, लेकिन सेकंड जो वर्ड है अगर वो हैव है, तब आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। लेकिन अगर 2 वर्ड्स तो हैं लेकिन उसमें हैव नहीं है, तब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। तो हैज़ टू के साथ आप रीड यूज़ करोगे, उसे पढ़ना है। नेगेटिव के लिए ही हैज़ नॉट टू रीड, 2 वर्ड्स तो हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, उन दोनों के बीच में नॉट लगा दिया, उसे पढ़ना नहीं है। इंटेरोगेटिव के लिए हैज़ ही टू रीड, हैज़ और टू के बीच में ही लगा दिया, क्या उसे पढ़ना है। अब WH फैमिली में वाई आगे लग जाएगा, वाई हैज़ ही टू रीड, उसे क्यों पढ़ना है। तो ये सब है यूज़ ऑफ हैज़ टू। अब है सेम हैव टू का यूज़, जो आई और वी के साथ हैव टू हम लगाते हैं। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। नेगेटिव के लिए आई हैव नॉट टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं है। इंटेरोगेटिव के लिए हैव आई टू रीड, क्या मुझे पढ़ना है। WH फैमिली में वाई हैव आई टू रीड, मुझे क्यों पढ़ना है। तो ये सब है यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। अब है हैड टू, जिसका मतलब है करना था, तुम्हें यह काम करना था, तुम्हें वहाँ जाना था, तुम्हें यह पीना था, तो उस केस में हम हैड टू यूज़ करते हैं। पास्ट की बात हो रही है तो सेम यूज़ है इसका, जैसे आई हैड टू रीड और मुझे पढ़ना था। नेगेटिव में हैड टू के बीच में नॉट लग जाएगा, आई हैड नॉट टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं था। इंटेरोगेटिव में हैड आई टू रीड, हैड और टू के बीच में आई लग जाएगा, क्या मुझे पढ़ना था। WH फैमिली वाई हैड आई टू रीड, मुझे क्यों पढ़ना पड़ा, या क्या मुझे क्यों पढ़ना था। तो ये सब है यूज़ ऑफ हैड टू अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो। नेक्स्ट है ऑट टू, जिसका मतलब है करना चाहिए। अब करना चाहिए ये सब यूज़ किया जाता है ऑब्लिगेशन में, जिम्मेदारी, कर्तव्य, कि तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हें ये काम करना चाहिए। जब कर्तव्य की बात हो रही हो तब आप ऑट टू का यूज़ करोगे। जैसे एफर्मेटिव में हम देखते हैं आई ऑट टू रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, कि आपका ये कर्तव्य है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। नेगेटिव के लिए आई ऑट नॉट टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए। इंटेरोगेटिव में ऑट आई टू रीड, ये सेम वैसे ही यूज़ होगा जैसे हैज़ टू हैव टू है, तो ऑट टू के बीच में आई लग जाएगा, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। WH फैमिली ये सब प्रेजेंट की बात हो रही है। वाई ऑट आई टू रीड, मुझे पढ़ना क्यों चाहिए, ये कर्तव्य की बात है लेकिन प्रेजेंट में है, इस केस में हम ऑट टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑट टू हैव, चाहिए था। अब पास्ट के बारे में बात हो रही है, ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, पास्ट के कर्तव्य के बारे में बात हो रही है, उस केस में हम ऑट टू हैव यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हैव यूज़ हो रखा है, इसीलिए हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो एफर्मेटिव के लिए आई ऑट टू हैव गॉन, राइट, ये थर्ड फॉर्म है गो की, मुझे जाना चाहिए था। ये कर्तव्य की बात हो रही है कि तुम्हारा ये कर्तव्य था कि तुम्हें जाना चाहिए था। नेक्स्ट है नेगेटिव, आई ऑट नॉट टू। अब देखिए ऑट और टू को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे पीछे, ठीक है, तो यहाँ पे सेम ऑट के बाद नॉट लग जाएगा, देन टू हैव, फिर उसके बाद रीड, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव के लिए ऑट आई टू हैव रीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए था। और लास्ट है WH फैमिली, वाई ऑट आई टू हैव रीड, मुझे पढ़ना क्यों चाहिए था। तो ये सब है यूज़ ऑफ ऑट टू हैव। अब है डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना, उसको हम डेयर कहते हैं। और डेयर इज़ यूज्ड एज ए सेमी मॉडल वर्ब, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि डेयर एक ऐसा वर्ड है जो सेमी मॉडल है,
जो मॉडल है लेकिन 50% है। क्यों है ये? इसलिए है क्योंकि इट इज़ यूज्ड एज ए मेन वर्ब, या तो ये मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है और या तो फिर ये मॉडल वर्ब, ये दोनों की तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए ये सेमी मॉडल वर्ब है। और ऐसे ही नीड है जिसका मतलब होता है ज़रूरत, और ये भी सेमी मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है और एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे डेयर और नीड है, अगर ये मेन वर्ब और मॉडल वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं तो इनके क्या कंडीशंस हैं, रूल्स हैं। जैसे इन ए सेंटेंस डेयर एंड नीड एक्ट एज ए मेन वर्ब, जिस सेंटेंस में डेयर और नीड मेन वर्ब की तरह एक्ट किए जाते हैं वो सब यूज़ किए जाते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डेयर और नीड मॉडल वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं उन केसेस में दे कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं किए जाते एज ए मॉडल वर्ब। और सेकेंड रूल जो है, देयर इज़ यूज ऑफ टू विद डेयर एंड नीड सच एज डेयर टू एंड नीड टू। अगर आप इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हो तो आपको डेयर और नीड के साथ टू यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करते हो सेंटेंस में तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टू विद डेयर एंड नीड, तो डेयर और नीड के साथ आप टू यूज़ नहीं करोगे। थर्ड है यूज़ ऑफ एस एंड ई एस विद डेयर एंड नीड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब जैसे हमें पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें ही, शी और इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन मेन वर्ब में हम सेम ऐसे ही एस और ई एस का यूज़ करेंगे विद डेयर और नीड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन मॉडल वर्ब में हम एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम टू यूज़ करेंगे, ना ही हम एस और ई एस यूज़ करेंगे और ना ही इसकी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्म है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मॉडल वर्ब में आपको याद रखनी है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पता है एज ए मेन वर्ब इसकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्म होगी, जैसे ही डेयर्स टू प्ले, लेकिन मॉडल वर्ब में अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा। उसने खेलने का साहस किया, ठीक है, या वो खेलने का साहस करता है। नेगेटिव है क्योंकि ये प्रेजेंट में है, वो खेलने का साहस करता है मीनिंग होगा इसका। ऐसे ही नेगेटिव है ही डज नॉट डेयर टू प्ले, वो खेलने का साहस नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने डज नॉट यूज़ किया है और डेयर के साथ हमने टू यूज़ किया है, राइट। और ऐसे ही अगर हम नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं एज ए मॉडल वर्ब तो यहाँ पर हम डू, डज, डिड ये सब यूज़ नहीं करेंगे। ही डेयर नॉट प्ले, डेयर के साथ हम नॉट लगाएंगे, यहाँ पे ना एस ना ई एस ना टू लगेगा, और ना ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए डज का यूज़ करोगे, डज या डू इसका यूज़ नहीं करोगे। ऐसे ही इंटेरोगेटिव है, जैसे डज ही डेयर टू प्ले, डेयर ही प्ले, तो यहाँ पर हमने डज पहले यूज़ कर लिया एज ए मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पे हम डू, डज, डिड का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डेयर को ही यूज़ करेंगे, डेयर ही प्ले। तो डेयर एंड नीड एज ए मेन वर्ब कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तो डेयर और नीड को हम प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं एज ए मेन वर्ब अगर ये एक्ट करते हैं, लेकिन एज ए अगर मॉडल वर्ब एक्ट करते हैं तब हम इनको सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पास्ट और फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था डिफरेंस कि डेयर और नीड को हम किस तरह से मेन वर्ब में यूज़ करते हैं और किस तरह से मॉडल वर्ब में यूज़ करते हैं। और ये सेमी मॉडल्स इनको हम क्यों कहते हैं, तो ये इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ किए जाते हैं और एज ए मॉडल वर्ब की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इसमें कंडीशंस क्या है। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडल्स। तो नाउ लेट्स चेक कि आपको कितना समझ आ गया है और कितना आपने यहाँ मॉडल्स के लेसन में आपने कितना ग्रेस्प कर लिया है। तो ये हम चेक करते हैं। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
अब फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, डैश यू लाइव हैप्पीली एंड लॉन्ग। आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, कैन यूज करोगे, माइट यूज करोगे या मे यूज करोगे। तो पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यू डैश डू योर ड्यूटी चेयरफुली। अब यहाँ पर आप मस्ट यूज करोगे, माइट यूज करोगे या फिर शुड यूज करोगे। पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। नेक्स्ट है आई डैश पनिश यू इफ यू मिसबिहेव। अब यहां पर आप विल, शैल या कुड हैव यूज करोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। माई ब्रदर डैश कम टुडे। कैन यूज करोगे, माइट यूज करोगे या मे यूज करोगे। ऐसे ही नेक्स्ट है इट डैश रेन टुडे। कैन, वुड हैव या मे। पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। अब ये सब इनके आंसर्स हैं। मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, you should do your duty cheerfully, I will punish you if you misbehave, my brother might come today, it can rain today। so मुझे उम्मीद है कि आपके आंसर सही होंगे। so keep on watching, thank you so much for watching this video। प्लीज़ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।